नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। खासकर यदि टीचर से होने वाली परीक्षा हो तो क्या कहना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जी हाँ साथियों, ऐसा टॉपिक जो हर परीक्षा में निश्चित रूप से जहाँ से सवाल आते हैं, इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे, इसके सभी पहलुओं को जानेंगे। क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, लेकिन इसके पहले के इतिहास और इसके विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं को अब इससे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर अब तक नए आए हैं साथियों, तो इस चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जी हाँ साथियों, इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है आपके उज्जवल भविष्य की और अग्रसर करना। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे देश में कब लागू हुई और कैसे लागू हुई, किस समिति की अनुशंसा पर लागू हुई, कितना बार कौन कौन सा शिक्षा नीति आया है। विभिन्न पहलुओं को हम लोग जान लेते हैं। फिर चलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में जो बताया गया है, जो लगभग 300 पृष्ठों की जो पुस्तक दी गई है, जिसके लिए काफ़ी लंबा मुशक्कत किया गया था। सारे लोगों को सारे देश से इसमें सजेशन मांगा गया था। फिर उसके बाद जो विद्वानों की टोली है मिलकर इससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाई है, जिसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बहुत ही संक्षिप्त में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर डाला गया है इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे शिक्षक की हो चाहे अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, निश्चित रूप से सवाल आते हैं शिक्षक की से संबंधित परीक्षा में। तो ये हर एक परीक्षा का सिलेबस का मुख्य पार्ट होता है साथियों। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो हमारी शिक्षा नीति चल रही है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी लागू नहीं हुई है बिहार में, लेकिन कुछ स्टेट में लागू हो चुका है। जैसे आपका कर्नाटक स्टेट है, वहाँ पर जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। उसके बाद मेघालय स्टेट है हमारा, वहाँ पर भी लागू हो चुकी है। और हमारा हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, वहाँ पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। और छत्तीसगढ़ में भी लागू हो चुकी है साथियों। तो ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति। 21वीं सदी में एक भी शिक्षा नीति नहीं आई थी, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति। और इससे पहले आई थी शिक्षा नीति 1986 में, और उससे पहले आई थी 1968 में। इसको आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं साथियों। 68 के डिजिट को आप बदलिएगा तो 86 आ जाएगा। तो 3 शिक्षा नीति अब तक हमारे देश में आई है। पहली 1968 में, दूसरी 1986 में, और तीसरी जो आई हमारा 29 जुलाई 2020 को, जिसको कि अभी पूरी तरह से देश में लागू नहीं किया जा सका है। कुछ स्टेट्स में लागू किए गए हैं। और 2022 से लेकर के 2023 तक, 2022 से लेकर 2023 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को। 2022 से लेकर 2023 तक पूरे देश में, खास करके अपने बिहार में भी पूरा देश में लागू होगा, तो ऑटोमेटिक ही बिहार में भी लागू हो जाएगा। ये शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। तो पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, और तीसरी शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को आई, जिसको हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 के नाम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, तो ये शिक्षा नीति जो आई किसके अनुशंसा पर आई, तो कस्तूरी रंगन समिति के अनुशंसा पर आई। कस्तूरी रंगन, जी हाँ साथियों, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। तो कस्तूरी रंगन समिति के अनुशंसा पर ये समिति आई, कस्तूरी रंगन। ये कस्तूरी रंगन समिति बनी, और इसने अपना जो है जो फीडबैक 1918 में दिया, उसके बाद ये शिक्षा नीति आई। तो ये शिक्षा नीति कितने वर्षों के बाद आई, तो 35 वर्ष के बाद आई। कितने वर्ष के बाद आई, 35 वर्ष के बाद आई। यदि हम लोग इतिहास को देखें तो 1947 से हमारे देश में आज़ादी हुआ, और 15 अगस्त 1947 से जो है, 15 अगस्त से जो है, पहले APJ अबुल कलाम आज़ाद बने, हुमायूं कबीर शिक्षा मंत्री बने, फखरुद्दीन बने, करण सिंह बने, कई सारे शिक्षा मंत्री बने। लेकिन 1968 में शिक्षा नीति, पहली शिक्षा नीति आई, और फिर 1986 में आई। और 86 के 35 साल बाद क्या हुआ कि 29 जुलाई 2020 को क्या हुआ, 29 जुलाई 2020 को जो नई शिक्षा नीति आई, जिसे 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कहा जाता है। तो इन सारे दरमियान में और एक बात निकल करके सामने आ रही है साथियों। ये क्या है कि पहले जो शिक्षा नीति थी 1947 से जो चल रही थी, उसका नाम जो था कि वो शिक्षा मंत्रालय ही था। उस मंत्रालय का नाम क्या था, शिक्षा मंत्रालय ही था। 1900 से
47 से जो चल रहा था, लेकिन उसका नाम बदल गया 26 सितंबर 1945 को। 26 सितंबर 1985 को जब इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उस विभाग का नाम, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय बन गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये कब इसका नाम आ गया? ये आ गया 26 सितंबर 1985 को। ये नाम आया। शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब फिर ये 26 सितंबर जो 1985 को जो नाम था, ये नाम फिर बदल करके क्या हो गया साथियों? यही नाम फिर बदल करके फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय से फिर क्या हो गया? फिर पहले तो मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्रालय था, फिर 26 सितंबर 1985 में उसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया, HRD मिनिस्ट्री किया गया। फिर 26 सितंबर 1985 से चलने के बाद 29 जुलाई 2020 को फिर इसका नाम बदल करके फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, जिसे हम लोग पुनर्मूसिको भव भी कह सकते हैं। पहले शिक्षा मंत्रालय था, ये कब तक चला? 26 सितंबर 1985 तक चला, 1947 से लेकर के, और फिर 29 जुलाई 2020 को ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज होकर के क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री खत्म हो गया। और वर्तमान में जो है हमारे शिक्षा मंत्रालय के अध्यक्ष कौन है साथियों? तो रमेश पोखरियाल उसके क्या है? अध्यक्ष है। रमेश पोखरियाल रमेश पोखरियाल उसके क्या है? अध्यक्ष है। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ इतिहास की बातें और कुछ इधर उधर की बातें। अब इसके हम लोग मुख्य बिंदुओं को देखते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि आगे के स्लाइड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, और इससे रूबरू हमें होना है और हमें जानना है, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं। तो लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और वीडियो की स्किप नहीं करेंगे साथियों। ये रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले स्लाइड। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 स्तंभ है। एक्सेस, इसका मतलब होता है कि सब तक पहुंचना है, सर्वव्यापीकरण करना, इक्विटी ने भागीदारी, सबको एकदम आसानी से, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, यहाँ पर किफायती दर में होगा, और अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होगी। तो ये 5 स्तंभ रखे गए हैं। कितने स्तंभ है? 5। यहाँ से भी सवाल आते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कितने स्तंभ है? 5 स्तंभ है। एक्सेस यानी कि सब तक पहुंच, इक्विटी भागीदारी, क्वालिटी गुणवत्ता, और एफोर्डेबिलिटी यानी किफायती, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर, लेते हैं साथियों। ये 300 पृष्ठों को काफी कम पृष्ठ में यहाँ पर समेटा गया है, काफी निचोड़ दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। यदि विद्यालयी शिक्षा की बात करें तो विद्यालयी शिक्षा के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, इसको हम लोग जानेंगे। अगला स्लाइड लेते हैं साथियों, ये रहा आपके बीच। जी हाँ साथियों, तो स्कूल का जो शिक्षा है, स्कूली शिक्षा 10+2 ढांचे को 5+3+3+4 के 4 स्तंभ के रूप में बनाया गया। पहले 10+2 का ढांचा था, अब उससे 5+3+3+4 के रूप में बदला गया है। फाउंडेशन स्टेज में क्या होगा साथियों? तो 3 साल आंगनवाड़ी, प्राथमिक, प्री प्राइमरी स्कूलिंग होगी। अगले 2 वर्ष 1 और 2 कक्षा में पढ़ाई स्कूल में होगी। इक्विलिटी आधारित नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। तो 5+3+3+4 यहाँ से भी लिख लिया, और 3 साल आंगनवाड़ी के लिए गया है। प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक प्रयोगों के जरिए उसमें क्या किया जाएगा? कक्षा 3 विज्ञान, गणित, आर्ट्स पढ़ाई जाएगी। 8 से 11 साल के उम्र के बच्चे इसमें शामिल होंगे। 3 क्लास से 5 क्लास के लिए इसमें प्रिपरेटरी स्टेज रखा गया है, और उससे पहले के लिए क्या रखा गया है? फाउंडेशन स्टेज। तो ये फाउंडेशन स्टेज हो गया, यहाँ से प्रश्न आते हैं साथियों, और प्रिपरेटरी स्टेज रखा जाएगा। ये दोनों ये पॉइंट्स नहीं थे पहले, फाउंडेशन और प्रिपरेटरी नहीं थे साथियों। लेते हैं अगला स्टेज। अब जो ये
10+2 के जगह पर जो 5+3+3+4 के जो ये 4 स्तर आए हैं, कितने स्तर आ गए हैं? 4 स्तर आ गए हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें मिडिल स्टेज हो गया, पहले फाउंडेशन हो गया, उसके बाद प्रिपरेटरी हो गया, अब उसके बाद मिडिल हो गया और उसके बाद सेकेंडरी हो गया। FPMS यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस स्टेज में 6 to 8 की पढ़ाई होगी और विषय आधारित पाठ्यक्रम होगा और वोकेशनल यानी कि कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा। सेकेंडरी स्टेज की बात करें तो 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी, इसमें गहन अध्ययन कराया जाएगा और छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आ रही। अभी जो छात्र हैं जो वर्तमान में जो पढ़ रहे हैं हमारे बिहार में खास करके, तो उन्हें साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जो है चुनने की उसको आज़ादी होगी। वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स किसी भी फैकल्टी से कोई भी सब्जेक्ट को चुन करके अपना जो है जो लिमिटेड कोटा जिनका उनको पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर सकेंगे। ये सेकेंडरी स्टेज पर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नई शिक्षा नीति NEP 2020 में निकलकर सामने आ रही कि वो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है अपनी मर्जी से कर पाएंगे छात्र। तो लेते हैं अगला स्लाइड को। इच्छा अनुसार चुन सकेंगे, यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वो इच्छा अनुसार चुन सकेंगे कि गणित के साथ फैशन डिजाइन भी पढ़ सकेंगे। क्या आज के छात्र गणित के साथ फैशन डिजाइन पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि गणित के साथ उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है, साथ में हिंदी और इंग्लिश लेना है। तो इस तरह के बात को खत्म किया गया है और उसको क्या किया गया है साथियों, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी किया गया है कि आप अपने सब्जेक्ट को अपने हिसाब से चुनिए, जो आपका चॉइस है। आप गणित, विज्ञान और फैशन डिजाइनिंग भी ले सकते हैं, साथ में संस्कृत भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, फारसी भी ले सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि फ्लेक्सिबिलिटी किया गया है। अगला देखते हैं स्कूली शिक्षा का 10+2 ढांचे को 5+3+3+4, ये तो पहले भी देख लिया है, बदला जाएगा साथियों। ये हम लोग देखते हैं कि अब पहले और अभी वाले के तुलना को देखें तो पहले क्या थी कि ये जो था 2 साल से ये जो था पहले आंगनवाड़ी वाला लेवल नहीं था और ये प्रिपरेटरी स्टेज, ये फाउंडेशन स्टेज है साथियों और ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ये दोनों नहीं था। तो यहाँ पर ये इस पर फोकस नहीं किया जाता था पुरानी शिक्षा नीति में जो हमारे प्रीवियस था, और न्यू जो पेडागोजिकल जो करिकुलम स्ट्रक्चर है उसमें इस पर फोकस किया गया है। फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज साथ ही जो है 3 क्लास से 5 क्लास तक के लिए जो प्रयोग वगैरह के लिए रखा गया है, और उसके बाद जो है मध्य विद्यालय की पढ़ाई 6 to 8, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो है सेकेंडरी लेवल की पढ़ाई। पहले 6 से 16 साल की उम्र में 10 तक की पढ़ाई होती थी, फिर 10+2 जिसको हम लोग बोलते थे 10+2 की। तो अब क्या हो गया है साथियों कि 5 हो गया, 5+3+3+4, ये 4 लेवल में बढ़ गया, पहले 10+2 था। तो आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगले स्लाइड को। यहाँ फाउंडेशन हो गया, प्रिपरेटरी हो गया, मिडिल हो गया और सेकेंडरी हो गया। ये 4 स्टेज में बांटा गया है। फाउंडेशन यानी 5 साल का स्टेज हो गया, और ये प्रिपरेटरी 3 साल का, फिर मिडिल 3 साल का, फिर ये 4 साल का। तो 5+3+3+4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारे सवाल आते हैं साथियों। तो लेते हैं अगले स्लाइड को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, इनसे हमेशा सवाल आते हैं हर एक परीक्षा में, तो इसीलिए इसको स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और कुछ मिनट का ही वीडियो में सारे जो है सारे के सारे जो है 300 पृष्ठ के जो ये पर NEP 2020 है उसको समेटा गया है साथियों। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा कामना करता है। जी हाँ साथियों, 2030 तक के पूर्व प्रारंभिक शिक्षा जिसमें 3 से 6 वर्ष आयु को समिति के सर्वव्यापीकरण, यानी कि 2030 तक की जो है 3 से 6 आयु वर्ष का जो बच्चे हैं जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में जाते हैं आंगनवाड़ी में, उनको 100% आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ दिया जाएगा, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूल से जोड़ दिया जाएगा, खास करके प्राइमरी स्कूल से। और बाल अवस्था में देखभाल के सुचारू एकीकरण सतर्क मार्ग विशेष संयुक्त टास्क फोर्स जो BLTF होती है, उसको शुक्रवार का समय, फ्राइडे का जो टाइम है बिहार में रखा गया है। इसमें हमारे शिक्षा निदेशक जो है रंजीत कुमार और गिरिवर दयाल सिंह 1-2 बैठक कर चुके हैं। फ्राइडे का टाइम यहाँ पर रखा गया है टास्क फोर्स के गठन के लिए, जो ब्लॉक लेवल पर होगा, जिसे BLTF ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स से नाम से जाना जाएगा। ये किसके लिए कि ये NEP 2020 को लागू करवाने के लिए, उसके क्रियान्वयन के लिए। तो आगे देखते हैं कक्षा 1 के विद्यार्थियों के अल्पकालीन 3 माह का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आता है साथियों को विकसित करना होगा। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता 2025 तक के लिए वर्ग 3 के सभी छात्र छात्राओं को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान
फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की ज्ञान होनी चाहिए। ये इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो वर्ग 3 तक के जो छात्र हैं उनको फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ज्ञान होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि सभी छात्र छात्रों को साक्षरता एवं संख्या ज्ञान हो जाना चाहिए, वो लिख पढ़ सके और संख्या को पहचान सके। वर्ग 3 तक के छात्र 2025 तक का लक्ष्य है साथियों। आगे देखते हैं क्या कह रहा है शिक्षा नीति। आधारभूत जो साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर एक राष्ट्रीय मिशन का गठन किया जाएगा। साक्षरता अनुपात 30:1 पर रखा जाएगा। इसके लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और ये जो है जो अंडरसर्व्ड वाले एरिया है जहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित लोग रहते हैं वहाँ पर 1:25 का रेशियो रखा गया। यहाँ से भी सवाल आते हैं कि एनईपी में कितना का लक्ष्य रखा गया है, तो 1:30 यानी कि 30 छात्र पर एक शिक्षक। और अंडरसर्व्ड एरिया में जहाँ पर बहुत सारे वंचित बच्चे हैं तो वहाँ पर एक शिक्षक 25 छात्र पर रखेंगे। और यहाँ पर दोपहर के भोजन के साथ जो एमडीएम चल रहा था, नाश्ता का भी प्रावधान नया शिक्षा नीति में किया गया है। तो छात्रों को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई के साथ वहाँ पर मिलेगा खाना। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है। छीजन दर को कम करना एवं सर्वव्यापीकरण पहुंच सुनिश्चित करना। जी साथियों, छीजन मतलब होता है कि लेफ्ट आउट और ड्रॉप आउट। दो तरह के छात्र होते हैं, कुछ ऐसे जो कि कभी स्कूल आए ही नहीं, कुछ स्कूल आकर के स्कूल आना छोड़ दिए। तो 2003 तक संपूर्ण स्कूल शिक्षा प्री स्कूल से 12वीं तक के लिए 100% सकल नामांकन के साथ जीआर का लक्ष्य रखा गया है कि जो सर्वव्यापीकरण हो जाए, 100% छात्र जो 1 to 12 में है वो स्कूल में पहुंच जाए। और उसका ड्रॉप आउट को कम करना है। ड्रॉप आउट स्कूल के बाहर बच्चों को सीखने के परिणाम फोकस करना है। ड्रॉप आउट को रोकने के प्रभावियों को पर्याप्त बुनियादी ढांचे प्रदान करना है। नियमित प्रशिक्षण देना है शिक्षकों को। ये सब ड्रॉप आउट को कम करने के लिए स्ट्रेटेजी दिया गया। NIOS की तर्ज पर स्थापित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग BBOSE को सशक्त करना है। 5+3+3 के नए डिजाइन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र को पुनर्गठित करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां तक संभव हो कम से कम 5 वर्ग तक की शिक्षा घरेलू मातृभाषा। यहाँ से काफी बड़ा सवाल निकल करके आता है साथियों कि 5 क्लास तक के जो कक्षा के छात्र हैं उनके वहाँ के लोकल लैंग्वेज में हमें उनको शिक्षा देना है। या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो हमें सजेस्ट करती है कि आप उन्हें लोकल लैंग्वेज में वर्ग 5 तक के छात्र को शिक्षा दीजिए, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, कहीं की मगही हो सकती है, कहीं की भोजपुरी हो सकती है, कहीं की हिंदी भी हो सकती है, कहीं की अंग्रेजी भी हो सकती है। जी हाँ साथियों, माध्यमिक शिक्षा के दौरान वैकल्पिक भाषा के रूप में विदेशी भाषा रुचि एवं आकांक्षा के अनुसार यानी विदेशी भाषा का भी चयन कर सकता है माध्यमिक स्तर पर छात्र। वर्ग 6 से ही कौशल यानी कि वोकेशनल कोर्स जो अभी हम लोग इंटर से लेते थे, ITI वगैरह पढ़ते थे, वो 6 क्लास से ही यहाँ पर वोकेशनल कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। NCERT द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर स्कूली शिक्षा के लिए नया एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम NCFSE यानी कि नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन का गठन किया गया है। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूलिंग एजुकेशन 2020-21 को तैयार किया जाएगा और उसी पर आधारित दिया जाएगा। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र सभी कक्षा के छात्र छात्रों को प्रत्येक वर्ष प्रगति पत्रक मिलेगा और ये बहुआयामी कार्ड दिया जाएगा जिन्हें मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य खोज, पोर्टफोलियो ये सब रहेगा। ये छात्र से संबंधित है। अथॉरिटी ऑफ परीक्षाओं का आयोजन करेगा। संबंधित अथॉरिटी 5वीं और 8वीं में व्यवस्था पहले से लागू है। 3री, 5वीं और 8वीं में परीक्षा की आयोजन किया जाएगा। और देखते हैं 10वीं 12वीं में बोर्ड, ये जो लोग कहते थे कि बोर्ड परीक्षा खत्म हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नई शिक्षा नीति में 10वीं और 12वीं में बोर्ड परीक्षा होती रहेगी। इसमें चेंज कर दिया गया है। ये बोर्ड परीक्षा खत्म नहीं होगा, परीक्षा प्रणाली को लचीला बनाया जाएगा। ठीक, जी हाँ साथियों। अब राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र पड़क की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या रखा गया है साथियों? तो पड़क रखा गया है। यहाँ से पाठ्यक्रम एवं शिक्षण शास्त्र में देखते हैं कि मूल्यांकन का स्थापित करने का राष्ट्रीय उपलब्धि जो नेस का ट्रेनिंग और नेशनल अचीवमेंट सर्वे, अभी भी हमारे कुछ शिक्षक साथी नेस का जो है मूल्यांकन कर रहे हैं, तो वो भी होते रहेगा। और शिक्षा का सार्वजनिकरण यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक पंचायत में 9 से 12 की पढ़ाई की व्यवस्था के लिए 3304 पंचायत, कम से कम एक स्टेट में 3304 पंचायत ऐसे चुने जाएंगे जहां पर कि 9वीं से 12वीं यानी हाई स्कूल वहां होना ही चाहिए। 3304 पंचायत को कम से कम एक स्टेट का 3304 3304 पंचायत में हाई स्कूल होना चाहिए। ऐसा NEP 2020 का प्रावधान है। वो ऐसा स्ट्रेटेजी, ऐसा क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कर रही प्रत्येक स्टेट को। पढ़ाई में प्रैक्टिकल एवं एप्लीकेशन नॉलेज पर बल दिया जाएगा। प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन नॉलेज यानी कि यूज करना है, जो आप पढ़ेंगे, जो सीखेंगे उसको आप करेंगे भी। शिक्षक सभी स्तरों पर शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पर जोर दिया गया है साथियों। साथ ही जो कि बिहार में पूर्व से लागू है और NTA अंकों के साथ
साक्षात्कार, ये नया चीज जोड़ा जाएगा। टीचर की बहाली अब क्या होगी कि टीईटी पास करने के साथ साथ आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और निजी जो स्कूल है वहाँ भी ये व्यवस्था लागू रहेगी। और स्कूल प्रबंधन जो है अपने कम्प्लेक्स में क्या करेगा, स्कूल कम्प्लेक्स प्रकार को अपनाने का विकल्प रखेगी। तो अब देखते हैं कि शिक्षकों को जटिल प्रशासनिक कार्य मध्याह्न भोजन से अलग किया जाएगा, कम से कम उसमें समय देना पड़ेगा। और 2030 तक एक और बात देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड बीएड की अनिवार्य की जाएगी। 2030 तक बीएड के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स जो 4 साल का होगा, जो मैट्रिक के बाद छात्र कर सकेंगे, ये अनिवार्य कर दिया जाएगा। और शिक्षक स्वयं व्यवसाय के विकास के लिए स्वेच्छा से लगभग 50 घंटों के सतत व्यवसाय के विकास सीडीपी कार्यक्रम में भाग लेंगे। कंटिन्यूशन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये 50 घंटे का कोर्स शिक्षक कर सकते हैं। अब स्कूल के प्रधानाध्यापकों एवं स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुख के लिए अपने लीडरशिप और प्रबंधन कौशल को लगातार विकसित करने के लिए अपेक्षित है कि वे स्वेच्छा से लगभग 50 घंटे ये पर देख चुके हैं इस पॉइंट को साथियों। वर्ष 2021 तक एनसीईआरटी के परामर्श से अध्यापक शिक्षा है तो एक नवीन व्यापक पाठचर्या का निर्माण किया जाएगा। अब यहाँ पर समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा वगैरह को भी रखा गया है। समानता यानी कि सबको लेवल को बराबर किया जाए, ये सारे चलते रहेंगे। साइकिल योजना चलती रहेगी जो बिहार में पहले से ही लागू है। और विशेष शिक्षा क्षेत्र घोषित किया जाएगा, स्पेशल जो है एजुकेशन सेक्टर घोषित किया जाएगा। जो पिछड़े वंचित लोग हैं उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, उसको शिक्षा में समता लाने के लिए, बराबर लाने के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र का ये क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन सेक्टर का, ये SES का एजुकेशन एरिया या एजुकेशन सेक्टर का गठन किया जाएगा। क्यों, जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति का कोई एरिया है तो उसमें वहाँ पर वो क्षेत्र बनाया जाएगा और वहाँ पर शिक्षा का विशेष ध्यान दिया जाएगा साथियों। तो लेते हैं अगले स्लाइड को। सभी छात्र छात्रा और साथ ही ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए जेंडर समावेशी निधि, ट्रांसजेंडर यानी कि जो न मेल होते हैं न फीमेल होते हैं, उनके लिए जेंडर समावेशी निधि का प्रस्ताव किया गया है साथियों। और कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो 8 क्लास तक है उसको 12 क्लास तक अब विस्तारित किया जाएगा। अध्यापकों का बड़ा पुल बनेगा, यहाँ पर रिटायर्ड टीचर का भी एक पुल बनाने का तैयारी, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अध्यापकों को पेशेवर सहयोग प्रदान करेंगे, जो सपोर्ट करेंगे। अब बात हो रही है यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की समस्त शिक्षण संस्था जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम मुख्य धारा में एकत्रित किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर काफी जोर दिया जा रहा है। नई शिक्षा 2025 तक 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव, यानी कि जितने भी छात्र स्कूल में पढ़ेंगे उसमें से 50% छात्र को जो है वोकेशनल कोर्स से जोड़ा जाएगा। ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के माध्यम से भी वैश्विक पाठ्यक्रम को चलाया जाएगा। और आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल कमिटी फॉर द इंटीग्रेटेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन NCEIVI के योजना का गठन किया जाएगा। और NSQF राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, नेशनल कौशल योग्यता फ्रेमवर्क को विस्तार किया जाएगा। अन्य भी कुछ मुद्दे भी होंगे जिसमें कि प्रोफेशनल शिक्षा में कृषि से संबंध मुद्दे पर भी आज किया जाएगा। कृषि और प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की जाएगी। प्रौद्योगिकी इसके प्रचार को बढ़ाया जाएगा। शिक्षा में पाठ्यक्रम में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के साथ साथ विविध प्रक्रिया, इतिहास, न्याय के सिद्धांतों को जोड़ा जाएगा। न्यायशास्त्र की शिक्षा होगी। और प्रोफेशनल शिक्षा में विधिक संस्थानों के भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों की द्विभाषी शिक्षा, जिसमें अंग्रेजी एक भाषा और दूसरी राज्य भाषा का प्रावधान किया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य को एकीकृत किया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली को एलोपैथिक चिकित्सा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक शिक्षा, यूनानी सिद्ध, होम्योपैथिक, आयुष इत्यादि समझ होनी चाहिए। और ऐसा ही एक अन्य सभी प्रकार के चिकित्सक से संबंधित विद्यार्थियों के विषय में भी लागू होगा। जी हाँ साथियों, तकनीकी शिक्षा में आप यहाँ पर देख लेंगे इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, टाउन प्लानिंग, फार्मेसी, होटल आदि की शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का काफी यहाँ पर दिया जाएगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन किया जाएगा और डिजिटल अंतर को कम किया जाएगा। सभी भारतीय भाषा में सामग्री को उपलब्ध किया। वर्चुअल लैब की यहाँ पर क्या व्यवस्था की जाएगी साथियों, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से चलाया जाएगा इस शिक्षा नीति को। बस आखिरी स्लाइड है साथियों। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सशक्तिकरण कराया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा। बिहार में पूर्व से ही शिक्षा विभाग नाम कर दिया गया है। ये पोषण, वित्त पोषण, इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? केंद्र एवं राज्य सरकार
दोनों मिलकर के शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी को जीडीपी का 6% तक बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे, यानी कि 6% तक बढ़ाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि इसका क्रियान्वयन किस प्रकार जाएगा। ये अंतिम स्लाइड है कि केंद्र और राज्य के बीच सावधानी पूर्वक योजना का निर्माण, सशक्त निगरानी, समन्वयपूर्ण क्रियान्वयन की आवश्यकता होगी। संतोषप्रद निष्पादन के लिए मानव संरचनागत और वित्तीय संसाधनों के समय से उपलब्ध कराना। क्रियान्वयन हेतु किए जाने वाले विविध उपायों के बीच परस्पर जुड़ाव का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और समीक्षा की जाएगी। और इसके साथ साथ क्रियान्वयन विषय समितियों का गठन किया जाएगा जो इस नीति के उद्देश्यों को चरणबद्ध और स्पष्ट रूप से प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत क्रियान्वयन योजना तैयार करेगी। तो इस तरह प्रकार से जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्रियान्वयन होगी। साथियों, ये वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हमेशा आपके बीच अच्छे और ज्ञानवर्धक पॉइंट को लेकर आते रहेगा। जो बीपीएससी या जो बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की होने वाली परीक्षा है या बीटेट सीटेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमेशा लाभदायक होगी। तो फिर देर किस बात की है साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के उम्मीद के साथ कि आपका ढेर सारा प्यार हमारे चैनल को मिलता रहे और हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।